Hello guys, like and subscribe my channel. गु पवित्र शहर में प्रवेश कर चुका था और पूर्वी क्षेत्र में पहुंच गया था। गु पवित्र शहर गु क्षेत्र और बाहरी दुनिया के बीच का प्रवेश द्वार था। जैसे ही वह अंतरिक्ष से बाहर निकला, उसने महसूस किया कि उस पर कई तीखी निगाहें हैं। गु पवित्र शहर में बाहरी लोगों के प्रवेश पर सख्त पाबंदी थी और वहां तैनात ज्यादातर लोग शक्तिशाली गु कबीले के सदस्य थे। इन शक्तिशाली व्यक्तियों ने गु फेई को युवा पीढ़ी के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति के रूप में पहचाना, लेकिन अच्छी तरह से प्रशिक्षित होने के कारण उन्होंने बातचीत के लिए उसके पास नहीं गए। वे बस अपनी जगह पर खड़े रहे, अपनी आंखों में प्रशंसा के भाव के साथ गु फेई को देखते रहे। गु फेई शहर के द्वार की ओर जाने से पहले एक पल के लिए रुका। द्वार पर मौजूद पहरेदारों ने उसका सम्मानपूर्वक अभिवादन किया और फिर उसे जाने देने के लिए एक तरफ हट गए। अगर गु पवित्र शहर पूर्वी क्षेत्र में सबसे प्रसिद्ध था, तो गु कबीला पूरे पूर्वी क्षेत्र का पूर्ण शासक था। केंद्रीय राज्य का पूर्वी क्षेत्र विशाल था और सभी प्रकार के लोगों से भरा हुआ था। इसे नेविगेट करने का सबसे आसान तरीका गु कबीले की सहायक सेनाओं में से किसी एक के साथ खुद को जोड़ना था। कुछ लोग गु कबीले के सदस्यों को भगवान की तरह पूजते थे और उनकी पूजा ऐसी कट्टर भक्ति से करते थे जो आश्चर्यजनक थी। अगर गुफी ने पूर्वी क्षेत्र में विकास करना चुना होता तो उसके लिए सब कुछ आसान होता, लेकिन जबकि पूर्वी क्षेत्र बहुत बढ़िया था, लेकिन यह वह जगह नहीं थी जहां गुफी खुद को शांत करना चाहता था। वह अपेक्षाकृत बंजर उत्तर पश्चिमी क्षेत्र की ओर जा रहा था। अब तक गूफी उत्तर पश्चिमी क्षेत्र की ओर बढ़ रहा था जब उसे एक अप्रत्याशित सिस्टम अधिसूचना मिली। जुन एर को पछतावा हुआ। भावना मूल्य 300 से बढ़ गया। इस बीच गू दायरे में गूफी के जाने की खबर गुप्त रूप से फैल गई थी और जुन एर ने इसे सुनकर और भी अधिक पछतावा महसूस किया। लेकिन वह एकमात्र सूचना थी जो गूफी को मिली थी और उसने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। गू दायरे में हालांकि जुन एर पछतावे से भरी हुई थी, लेकिन वह जियाओ यान की सुरक्षा के बारे में और भी अधिक चिंतित लग रही थी। जब से गू याओ के आदमियों ने जियाओ यान को मारने की कोशिश की थी, उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया था और वह लापता हो गया था, तब से जुन एर ने उसे फिर कभी नहीं देखा था। जुन एर ने खुद को आश्वस्त किया कि वह जियाओ यान को खोजने के लिए उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में जा रही थी, इसलिए नहीं कि गू फेई भी वहां गया था। खुद को आश्वस्त करने के बाद उसने गू दायरे से चुपके से निकलकर उत्तर पश्चिमी क्षेत्र की ओर जाने का फैसला किया। गू दायरे में उस दिन कई लोगों ने जुन एर के चुपचाप चले जाने को देखा। हालांकि वह किसी की नजर में आए बिना चुपके से भाग जाना चाहती थी, लेकिन उसकी विचलित अवस्था ने उसे पहचान लिया और कुछ लोगों को एहसास हुआ कि वह गू दायरे से निकल गई है। चूंकि सबसे प्रतिभाशाली युवा लोगों में से दो, गू फेई और जुन एर, एक के बाद एक गू दायरे से चले गए थे, इसलिए कई लोग भावुक हो गए थे। क्या आपको लगता है कि गू फेई और जुन एर ने अवसरों की तलाश में गू दायरे को छोड़ा था? अगर गूफी जैसी अद्वितीय प्रतिभा भी चली जाती है, तो क्या हमें मजबूत होने के लिए गू दायरे में रहना चाहिए, या हमें भी उसके नक्शे कदम पर चलते हुए चले जाना चाहिए? गू कबीले के सदस्य हमेशा से ही मजबूत थे, लेकिन वे ताकत का भी सम्मान करते थे। वे मजबूत बनने के लिए कुछ भी करने को तैयार थे, हालांकि वे छल कपट का सहारा नहीं लेते थे। अध्याय 12, पहला पड़ाव, ब्लैक कॉनक क्षेत्र। गूफी और जुनर दोनों ही गू कबीले के प्रतिभाशाली लोग थे, जिन्हें कबीले के युवा सदस्य बहुत पसंद करते थे और उनका अनुसरण करते थे। गूफी की प्रशंसा करने वाली कई युवतियों ने जब सुना कि वह जा रहा है, तो उसके पीछे चलने के बारे में सोचा ताकि उसका स्नेह जीत सकें। वे उसके साथ उसकी यात्रा में जाने और संभवतः उसे अपने प्यार में डालने का सपना देखती थीं। हालांकि जब गू युआन और गूली सहित गू कबीले के उच्च अधिकारियों को इन योजनाओं के बारे में पता चला, तो वे चिंतित हो गए। वे गूफी और जुनर के जाने को सबसे पहले नोटिस करने वाले थे, क्योंकि उनकी ताकत के कारण वे गू दायरे में किसी भी गड़बड़ी को महसूस कर सकते थे। उन्होंने गूफी को खुद की रक्षा करने की क्षमता के कारण जाने दिया, लेकिन गूफी के चले जाने के बाद गू कबीले में कोई भी ऐसा नहीं बचा था जो उसकी ताकत से मुकाबला कर सके, जिससे युवा सदस्यों की सुरक्षा के बारे में चिंता होने लगी। गू कबीले के नेता गू युआन के साथ इस मामले पर चर्चा करने के लिए भव्य हॉल में एकत्र हुए। वे सभी युवा पीढ़ी को गू दायरे से बाहर जाने देने का विरोध कर रहे थे, क्योंकि उनका मानना था कि दायरे के भीतर प्रचुर ऊर्जा साधना के लिए अधिक फायदेमंद थी। परिणामस्वरूप उच्च अधिकारियों ने हस्तक्षेप किया, किसी और को जाने से रोका और गू युआन ने औपचारिक आदेश जारी किया जिसमें दूसरों को गू दायरे से बाहर जाने से मना किया गया। इस आदेश के साथ गू कबीले में शांति लौट आए, हालांकि यह कितने समय तक चलेगी यह अनिश्चित था। इस बीच गूफी ने अपनी यात्रा में स्थानिक वर्महोल से यात्रा की। महाद्वीप के पूर्वी क्षेत्र और उत्तर पश्चिमी क्षेत्र के बीच की दूरी बहुत बड़ी थी, जिसके लिए वर्महोल की मदद से भी कई महीनों तक लगातार यात्रा करनी पड़ती थी। यात्रा चुनौतियों से रहित नहीं थी, क्योंकि गूफी को रास्ते में कई बाधाओं का सामना करना पड़ा। गूफी को हमेशा गूली ने अपनी युद्ध ऊर्जा को छुपाए रखने की शिक्षा दी थी, ताकि दूसरे उसकी असली ताकत का अंदाजा न लगा सकें। गूली खुद बिना किसी दृश्यमान डूक्यूई के एक साधारण व्यक्ति के रूप में दिखाई दिए, लेकिन जो कोई भी उन्हें कम आंकता था, उसे जल्दी ही इसका पछतावा होता था। गूली ने अपनी युवावस्था में ही यह सबक सीख लिया था। एक बार वह अपनी क्षमताओं पर बहुत ज्यादा भरोसा करने लगा था, लेकिन एक कमजोर प्रतिद्वंद्वी ने उसे आसानी से मात दे दी। इस अनुभव ने उसे विनम्रता और विवेक का मूल्य सिखाया, जो सबक उसने गूफी को भी सिखाया। गूफी स्वाभाविक रूप से चतुर, जल्दी ही अपनी ऊर्जा को छिपाने की कला में निपुण हो गया, कमजोर को खेलकर मजबूत को निगल जाना सीख गया। तब से उसने शायद ही कभी अपनी पूरी डुक्यूई जारी की, यहाँ तक कि गू युआन और गूली जैसे लोगों को बेवकूफ बनाने में भी कामयाब रहा। हालांकि उसकी प्रशंसा करने वाली युवा पीढ़ी ने एक बदलाव देखा। वे अब उसकी ऊर्जा को महसूस नहीं कर सकते थे, जिससे उन्हें विश्वास हो गया कि उसकी ताकत एक अथाह स्तर तक बढ़ गई है, जिससे उनके प्रति उनकी श्रद्धा और भी गहरी हो गई। लेकिन अंतरिक्ष वर्महोल के माध्यम से अपनी यात्रा पर कई व्यक्तियों ने गूफी पर ध्यान दिया। हालांकि उसकी पोशाक साधारण लग रही थी, लेकिन गहरी नजर वाले लोग सामग्री की दुर्लभता को पहचान सकते थे। लगभग विलुप्त हो चुके क्लाउड बीस्ट की खाल से बने उसके क्लाउड वॉकिंग बूट विशेष रूप से उल्लेखनीय थे। किसी कमजोर व्यक्ति के पास ऐसी मूल्यवान वस्तुएं होने से गूफी उन अपराधियों के लिए एक मुख्य लक्ष्य बन गया जो वर्महोल में छिपे हुए थे, भागते हुए अपराधी जो अपने पीछा करने वालों से बचने के लिए वर्महोल को छिपने के लिए इस्तेमाल करते थे। इन अपराधियों को किसी व्यक्ति की पृष्ठभूमि की कोई परवाह नहीं थी। अगर उन्हें लगता कि लक्ष्य मूल्यवान और कमजोर है, तो वे हमला कर देते थे। नतीजतन गूफी ने खुद को लगातार हमलों के तहत पाया। हमलावरों ने उसे मारने और उसके खजाने को चुराने की कोशिश की। हालांकि उसने प्रत्येक हमले का तेजी से और बेरहमी से सामना किया, जिससे ये स्पष्ट हो गया कि वह कोई आसान शिकार नहीं था। उसकी अत्यधिक ताकत के प्रदर्शन ने आगे के प्रयासों को जल्दी से हतोत्साहित किया, जिससे उसे शांति से अपनी यात्रा जारी रखने की अनुमति मिली। गूफी का पहला गंतव्य ब्लैक कॉनक क्षेत्र था। अपनी साधना पद्धति के कारण उसे एक अलग तरह की आग को अवशोषित करने की आवश्यकता थी, और उसने हानफैंग की सी हॉट फ्लेम को जब्त करने की योजना बनाई। 2.5 महीने की कठिन यात्रा के बाद गूफी आखिरकार कुख्यात ब्लैक कॉनक क्षेत्र में पहुंच गया, जो अपनी अराजकता और अत्यधिक खतरे के लिए जाना जाता है। यह क्षेत्र अपनी अनूठी भौगोलिक स्थिति के कारण महाद्वीप का सबसे अराजक क्षेत्र बन गया था। शक्तिशाली भगोड़ों के लिए एक आश्रय स्थल, जिन्होंने सबसे क्रूर नियम स्थापित किए थे।
ब्लैक कॉर्नर क्षेत्र में कोई कानून नहीं था, केवल जंगल का कानून था जहां ताकतवर लोग कमजोरों का शिकार करते थे। यहाँ कमजोरों को जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं था। ये शुद्ध अस्तित्व का स्थान था जहां कोई भी दिन के उजाले में भी अत्याचार कर सकता था, बशर्ते कि वे अपने शिकार को बुद्धिमानी से चुने। ब्लैक कॉर्नर क्षेत्र में महिलाएं अक्सर पुरुषों की तुलना में अधिक खतरनाक होती थीं, सिर्फ इसलिए क्योंकि वे ऐसे कठोर वातावरण में जीवित रहने में कामयाब रही थीं। इसके अलावा ब्लैक कॉर्नर क्षेत्र महाद्वीप पर खुफिया जानकारी के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में कार्य करता था, जहां प्रतिदिन अनगिनत जानकारी आती जाती रहती थी। अध्याय 13 सी हॉट फ्लेम को जब्त करना। ब्लैक कॉर्नर क्षेत्र शक्ति के लिए सबसे तेज शॉर्टकट प्रदान करता है, अगर और केवल अगर आपके पास जीवित रहने के लिए ताकत और संसाधन है। अन्यथा आप किसी भी प्रसिद्धि को प्राप्त करने से पहले अपना जीवन खो देंगे। पूरे महाद्वीप में अपनी अराजकता के लिए जाना जाता है। इस क्षेत्र में प्रतिदिन शक्तिशाली व्यक्ति मरते हैं, जबकि अन्य लोग भाग्य और चुनौती की तलाश में आते हैं। ये स्थान मृत्यु, चुनौतियों और प्रलोभन की भूमि है। यहाँ दुर्लभ उच्च स्तरीय तकनीकें, युद्ध कौशल, दिव्य हथियार, कवच, औषधीय कड़ाही, जड़ी बूटियां और उन्नत गोलियां आसानी से उपलब्ध हैं, यदि आप पैसे या अन्य साधनों के रूप में कीमत चुकाने को तैयार हैं। हालांकि ब्लैक कॉर्नर क्षेत्र में कुछ भी बिना कीमत के नहीं मिलता है। हालांकि यह गूफी का ब्लैक कॉर्नर क्षेत्र में पहला समय था, लेकिन वह अंदर की शक्तियों के बारे में अच्छी तरह से जानता था। अपनी उपस्थिति को छिपाते हुए उसने सावधानी से जानकारी एकत्र की और जल्द ही फैंग सिटी की स्थिति का पता लगा लिया। फैंग सिटी बहुत बड़ी नहीं थी, ये जियानान की आंतरिक अकादमी के आसपास के पहाड़ों से परे स्थित थी। हालांकि ब्लैक कॉर्नर क्षेत्र में इसका महत्वपूर्ण प्रभाव था, क्योंकि यह क्षेत्र के सबसे प्रमुख कीमियागर हान फैंग का घर था, जिन्हें चिकित्सा के सम्राट के रूप में जाना जाता था। 6 स्तरीय कीमियागर के रूप में हान फैंग ने विभिन्न गुटों और यहां तक कि शक्तिशाली व्यक्तियों से भी बहुत सम्मान प्राप्त किया। यहां तक कि पूरे महाद्वीप में एक 6 स्तरीय कीमियागर महत्वहीन से बहुत दूर था, अक्सर एक औसत दू सम्राट या यहां तक कि एक दू पूर्वज से भी अधिक सम्मान प्राप्त करता था। ऐसी थी उसकी क्षमता वाले कीमियागर की शक्ति। फैंग सिटी, जिसका नाम हान फैंग के नाम पर रखा गया था, ब्लैक कॉर्नर क्षेत्र के उन कुछ शहरों में से एक था जिसे इस तरह का सम्मान प्राप्त था। अराजकता और रक्तपात की भूमि में एक दुर्लभ विशिष्टता। फैंग सिटी के केंद्र में एक बांस का बाग था, जो बाहर की हलचल भरे बाजार से बिल्कुल अलग था। इस बाग की सुरक्षा बहुत कड़ी थी और घुसपैठियों का सामना घातक बल से किया जाता था। हर साल इन पहरेदारों द्वारा कई लोगों को सिर्फ इसलिए मार दिया जाता था क्योंकि वे ग्रोव के पास जाते थे, जिससे ये शांति का स्थान तो बन जाता था, लेकिन कई लोगों के दिलों में यह निश्चित क्षेत्र भी बन जाता था। ग्रोव के अंदर एक बांस का घर था, जिसमें एक ऊंचा खिड़की वाला कमरा था, जहां एक कीमियागर की पोशाक पहने एक आदमी क्रॉस लेग बैठा था, जो अपने हाथ में एक नुस्खे पर गहराई से ध्यान केंद्रित कर रहा था। पोशाक के पीछे एक सावधानीपूर्वक तैयार किया गया फैंग अक्षर था। जब वह आदमी शांत एकाग्रता में बैठा था, तो उसका सिर अचानक ऊपर उठा। उसकी तीखी आंखें आसपास के वातावरण को स्कैन कर रही थीं। गूफी पहले ही पास में आ चुका था और हालांकि हान फैंग को कुछ भी असामान्य नहीं लगा, लेकिन उसके अंदर बेचैनी की भावना उमड़ पड़ी। उसकी आंखों ने क्षेत्र को स्कैन किया, लेकिन उसकी दुखी हुई युद्ध ऊर्जा इंद्रियों ने कोई गड़बड़ी नहीं देखी। हान फैंग असहज महसूस करता है, जोड़ एक 5 भावनात्मक अंक। जैसे ही हान फैंग ने अपना सिर फिर से नीचे किया, गूफी चुपचाप दिखाई दिया, उसके ठीक एक कदम पीछे खड़ा था। हान फैंग ने जल्दी से पलट कर देखा। गूफी के अचानक प्रकट होने से वह चौंक गया और उसे ठंडा पसीना आ गया। हान फैंग को डर लगता है, जोड़ 2 शून्य भावनात्मक अंक। ये कैसे संभव है? हान फैंग ने सोचा, हैरान था कि कोई उसके सभी बचावों को दरकिनार कर बिना किसी को पता लगे अचानक उसके पास आ गया। वह गूफी के इरादों के बारे में अनिश्चित था और जल्दबाजी में काम करने की हिम्मत नहीं कर पाया। हालांकि गूफी कमजोर लग रहा था, लेकिन ब्लैक कॉर्नर क्षेत्र में अपने समय से अनुभवी हान फैंग ने सहज रूप से उसमें खतरे को महसूस किया। समय के लिए रुकते हुए हान फैंग ने अपनी मुट्ठियां विनम्रता से बांधी और पूछा, छोटे भाई, तुम मेरे बांस के घर में अचानक क्यों आ गए? हान फैंग, मैं तुम्हारी सी हॉट फ्लेम के लिए आया हूं, गूफी ने अपना उद्देश्य बताते हुए स्पष्ट रूप से उत्तर दिया। हान फैंग हैरान और क्रोधित दोनों था। सी हॉट फ्लेम उसके लिए महत्वपूर्ण थी, इसे खोने से उसकी कीमिया क्षमताएं काफी कम हो जाएंगी। गूफी कहीं से भी प्रकट हो गया था, उसकी सबसे बेशकीमती संपत्ति की मांग कर रहा था। हान फैंग के अंदर क्रोध उमड़ आया, क्योंकि उसे संदेह था कि गूफी के पास कोई खजाना होगा जो उसे अपनी उपस्थिति को छिपाने की अनुमति देता है, न कि सर्वोच्च शक्तिशाली होने की। हान फैंग की आंखें सिकुड़ गईं, क्योंकि उसने अपनी उंगली हिलाई, एक गहरी नीली लौ को बुलाया जो साफ झील के पानी की तरह थी, जिसने उसे पूरी तरह से घेर लिया। लौ हालांकि पानी की तरह दिखाई दे रही थी, लेकिन निस्संदेह एक आग थी, और जैसे ही यह बढ़ी, हान फैंग की आत्मा शक्ति नाटकीय रूप से बढ़ गई। हान फैंग ने अपनी आंखें खोली और गुस्से से हंसे, सी हॉट फ्लेम यही है। अगर हिम्मत है तो और इसे ले लो। हालांकि वह दृश्य जिसकी उसने उम्मीद की थी, गूफी का जलकर राख हो जाना, सामने नहीं आया। गूफी ने अपना हाथ बढ़ाया और सी हॉट फ्लेम उसके सामने जम गई, आगे बढ़ने में असमर्थ। ये देखकर हान फैंग को आखिरकार एहसास हुआ कि न तो वह और न ही बांस के घर में सभी लोग मिलकर गूफी की ताकत का मुकाबला कर सकते हैं। हालांकि अनिच्छुक, हान फैंग ने अपना हमला रोक दिया। असहाय रूप से अपना सिर हिलाते हुए उसने सी हॉट फ्लेम को गूफी को सौंप दिया। 15वीं रैंक की स्वर्गीय ज्वाला द्वारा हमला किए जाने के बावजूद गूफी की अभिव्यक्ति अपरिवर्तित रही। उसने सी हॉट फ्लेम ली और जाने के लिए मुड़ा। हालांकि वह हान फैंग को जानलेवा इरादे रखने के लिए मार सकता था, लेकिन गूफी समझ गया कि अगर कोई उसकी सबसे कीमती चीज की मांग करता है, तो वह शायद उन्हें भी मारना चाहेगा। इसलिए उसने हान फैंग की जान बख्श दी। इसके अलावा याओ लाओ और जियाओ यान के साथ हान फैंग की दुश्मनी गूफी की चिंता का विषय नहीं थी। जैसे ही गूफी ने सी हॉट फ्लेम को अवशोषित किया, उसे तुरंत आराम का एहसास हुआ। उसने जो महान ज्वाला हृदय सूत्र विकसित किया था, वह एक साधारण अग्नि विशेषता स्वर्ग स्तरीय तकनीक थी, लेकिन भावनात्मक बिंदुओं का उपयोग करके एक बार विकसित होने के बाद इसमें परिवर्तन हो गया था। आमतौर पर एक व्यक्ति अपने जीवनकाल में केवल एक प्रकार की स्वर्गीय ज्वाला को परिष्कृत कर सकता था, क्योंकि ये अग्नि अत्यंत हिंसक थी। यहाँ तक कि यान कबीले का नेता भी केवल 2 अलग अलग स्वर्गीय ज्वालाओं को एक नई ज्वाला में जबरन विलय कर सकता था। लेकिन इस उत्परिवर्तित तकनीक के साथ गूफी 5 अलग अलग स्वर्गीय ज्वालाओं को मिला सकता था। उस समय गूफी ने सी हॉट फ्लेम पर ध्यान केंद्रित किया, उसे जबरन अपने शरीर में अवशोषित कर लिया। अनजाने में एक शक्तिशाली आभा बाहर निकल गई, जिससे हान फैंग का चेहरा भयानक दबाव में मौत की तरह पीला पड़ गया। हान फैंग को अत्यधिक भय महसूस हुआ, जोड़ 3 शून्य भावनात्मक अंक। गूफी का मूड थोड़ा उज्ज्वल हो गया। हान फैंग की किस्मत अधिकांश लोगों की तुलना में अधिक मजबूत थी, जिससे उसके उतार चढ़ाव से उत्पन्न भावनात्मक अंक अधिक महत्वपूर्ण हो गए। अध्याय 14 लक्ष्य किंगशान टाउन। निश्चिंत रहो, मैं केवल स्वर्गीय ज्वाला के लिए यहाँ हूँ और तुम्हारी जान नहीं लूंगा। कुछ क्षण बाद गूफी ने अपनी आंखें खोली, उसकी तीखी नजर हान फैंग पर टिकी हुई थी। उसने अपनी आवाज कम कर ली, उसे कर्कश और भयावह बना दिया। उसी समय हान फैंग को लगा कि उसका समुद्री हृदय ज्वाला से संबंध पूरी तरह से टूट चुका है। ये व्यक्ति भयानक रूप से शक्तिशाली है। बस एक पल में उसने समुद्री हृदय ज्वाला से मेरा संबंध तोड़ दिया। हान फैंग को डर और जुनून महसूस होता है। भावनात्मक अंक जोड़ 5 शून्य।
जैसा कि गूफी ने उम्मीद की थी, हान फैंग, जो मूल उपन्यास के एक महत्वपूर्ण हिस्से पर कब्जा करता है, बहुत भाग्यशाली है। उसके द्वारा किए गए सिर्फ एक भावनात्मक उतार चढ़ाव ने दर्जनों अंक प्रदान किए, जिसने गूफी को और अधिक आश्वस्त किया कि उत्तर पश्चिमी क्षेत्र की उसकी यात्रा सही कदम था। गूफी के जाने के बाद हान फैंग को लगा जैसे वह मौत से बाल बाल बच गया हो। कुछ समय बाद ही जब उसने पुष्टि की कि गूफी वास्तव में चला गया है, तब उसने राहत की सांस ली। सी हॉट फ्लेम प्राप्त करने के बाद गूफी की अगली योजना ब्लैक मार्क सिटी जाने की थी। उसका इरादा कुछ और खोजबीन करने का था। वास्तव में वह विशेष रूप से ब्लैक मार्क सिटी नहीं जा रहा था, लेकिन यह उसके रास्ते में था। हालांकि उसे नहीं पता था कि राक्षस लॉ के नक्शे के अवशेष पहले से ही 8 द्वारों के युआनजी द्वारा प्राप्त किए गए थे। गूफी ने जियामा साम्राज्य के रास्ते में ब्लैक मार्क सिटी से गुजरने की योजना बनाई। आसपास पूछना अच्छा होगा। मूल कहानी में 3 साल के समझौते के बाद जियोयान ब्लैक कॉर्नर क्षेत्र में गया और संयोग से ब्लैक मार्क सिटी में द प्यूरिफाइंग डेमोनिक लॉर्ड्स फ्लेम मैप के तीसरे टुकड़े की नीलामी में पकड़ा। अगर युआनजी ने पहले ही नक्शा प्राप्त कर लिया होता तो गूफी इसे पहले ही जब्त कर सकता था। फैंग सिटी ब्लैक मार्क सिटी से काफी दूर था। ब्लैक मार्क सिटी में पहुंचने के बाद गूफी ने थोड़ी देर आराम किया। फिर उसने 8 द्वारों के स्थान के बारे में पूछताछ की और अपनी उपस्थिति को छुपाया। रास्ते में उसे किसी ने नहीं रोका, जिससे ऐसा लग रहा था कि वह जगह बिना सुरक्षा के है। गूफी ने अपनी आंखें बंद कर लीं, अपने डूक्यूई का उपयोग करके अपने आसपास के उतार चढ़ाव को महसूस किया। उत्तर पश्चिम में 5 मील के दायरे में उसने एक अत्यंत शक्तिशाली व्यक्ति को देखा। वह युआनजी ही होगा। एक भूत की तरह गूफी सीधे संप्रदाय के नेता युआनजी के गुप्त कक्ष में प्रवेश कर गया। उसने अपना चेहरा छिपाते हुए काले रंग का लबादा पहना हुआ था। उस समय युआनजी चाय पी रहा था। शोर सुनकर उसने शांत भाव से गूफी को देखा। अपनी स्थिति और ताकत के साथ युआनजी को विश्वास था कि उसे किसी से डरने की जरूरत नहीं है। उसके सामने काले रंग की पोशाक पहने व्यक्ति को उससे कुछ मांगना चाहिए, अन्यथा वह मिलते ही हमला कर देता। युआनजी ने गूफी लोगों जैसे कई व्यक्तियों को देखा था जो विभिन्न सुरक्षाओं को दरकिनार करके सीधे उसके गुप्त कक्ष में प्रकट हुए थे। ये मजबूत व्यक्ति, जो अपनी असली पहचान प्रकट नहीं करना चाहते थे, अक्सर उसे खोजते समय अपनी उपस्थिति छिपाते थे। चाहे खजाना ढूंढना हो, उसके लिए हत्या करना हो या दुश्मनों से बचना हो, उसने ये सब देखा था। हर बार जब वह कीमत बढ़ाता तो युआनजी को बहुत बड़ा लाभ होता। अब उसे आश्चर्य हुआ कि उसके सामने वाला व्यक्ति क्या खोज रहा था। जैसी कि उम्मीद थी, गूफी ने बिना देर किए अपना उद्देश्य प्रकट कर दिया। क्या आप नक्शे के एक निश्चित टुकड़े का ठिकाना जानते हैं? उसकी गहरी आंखें युआनजी को घूर रही थीं क्योंकि उसने शांति से अपनी शर्तें पेश की। मैं इसे 6ठी स्तरीय गोली के बदले में दे सकता हूं। युआनजी को खुशी महसूस हुई। भावनात्मक अंक जोड़ 5। सिस्टम के संकेत को सुनकर गूफी ने युआनजी पर अपनी भावहीन नजर बनाए रखी। अपने काले लबादे के अंतराल से उसने स्पष्ट रूप से देखा कि युआनजी का हाथ चाय का प्याला पकड़े हुए एक क्षण के लिए रुका, फिर उसने लापरवाही से उसे अपने होठों तक उठाया और एक घूंट लिया। तभी वह गूफी की ओर देखने के लिए मुड़ा। उसकी निगाहें शांत थीं, उसके दिल में खुशी छिपी हुई थी। 6ठी स्तरीय गोली। ऐसी गोली ब्लैक मार्क सिटी में खूनी तूफान मचा देगी। हालांकि 6ठी स्तरीय गोली की तुलना 7वीं स्तरीय गोली से नहीं की जा सकती थी, फिर भी